पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ चैन ऑक्शन हाउस में आ गया होता है। वहां आने के बाद तो उसे एक लड़की दिखाई दी थी जिसे यहाँ पर बेचा जा रहा था। इस वजह से वो एक यंग मास्टर के सामने उस लड़की को खरीद लेता है ताकि वो उसे आजाद कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक जंगली बंदा आ चुका था जो कि उसी यंग मास्टर का साथी था। वो यहाँ पर शियाओ चैन से ही लड़ने के लिए आ गया होता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर की पसंद की हुई चीज को खरीदने की। इसलिए अब तो शियाओ चैन और उस जंगली बंदे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जहां वो जंगली बंदा स्ट्रॉन्ग तो लग रहा था लेकिन तब शियाओ चैन ने अपना वही हीवन वाला लुक बदल लिया था। इसके बाद तो वो जंगली बंदे को बहुत मारता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी वो जंगली वहां पर कह रहा था, अरे वाह, यहाँ पर तो मार खाकर मजा ही आ गया। मुझे जितनी मार लग रही है मुझे उतना ही ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसे तो मैं और मार खा लूं। यहाँ पर वो शियाओ चैन से कह रहा था, तुम्हारी फाइट तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब साफ है कि तुम कोई नॉर्मल बंदे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता हूँ। शियाओ चैन अफसोस करते हुए वहाँ पर खुद में सोच रहा था कि ये बंदा अपनी ही मौत को इतने ज्यादा जिद करते हुए अपने पास बुला रहा है। इसे पता नहीं कि मैं आसानी के साथ इसकी जान ले सकता हूँ। इसके बाद तो उस जंगली ने वहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो शियाओ चैन के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर तो भवंडर आ चुका था। उसके बाद पूरे भवंडर को कंट्रोल करते हुए वो जंगली बंदा सीधा शियाओ चैन की तरफ ही बढ़ जाता है। लेकिन जैसे वो भवंडर वहां पर आता, शियाओ चैन अपने उंगली का ही इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे भवंडर को वहां पर गायब ही कर देता है, जिस वजह से तो भवंडर गायब हो चुका था। यहाँ तक कि जंगली भी शियाओ चैन के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जंगली इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो दोबारा से वहां पर खड़े होकर अपनी वापस से पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि शियाओ चैन के साथ फाइट कर सके। इस बार भी उसने अपने स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट कर लिया था। वो आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर डालते हुए सभी चीजों के साथ एक साथ ही शियाओ चैन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन शियाओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे भवंडर को कंट्रोल करता है और भवंडर को ही वहां पर गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही दूर फेंक देता है। इस वजह से वो जंगली भी दूर फेंका चुका था। उसकी हालत खराब तो हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी किस तरह का जल्लाद आदमी था कि वो हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए शियाओ चैन हर बार उसकी ख्वाहिश पूरा करते हुए बस उसे इधर उधर उठा कर फेंके जा रहा था। इतनी मार खाने के बाद तो उस जंगली का अंचर पंचर ढीला हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी हार नहीं मान रहा था। लगता है कि आज यहाँ पर ये मर कर ही अपनी हार मानेगा। शियाओ चैन भी मूड में था कि चल बेटा, आज तू आज यहाँ पे मरना ही चाहता है ना, तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इसके बाद शियाओ चैन वहाँ पर जंगली को पकड़ता है और उससे बड़े प्यार से कहता है कि जंगली देख मेरे भाई, अब तेरा खेल खत्म हो गया। इसके बाद तो उसने वहाँ पर उठाकर ही उसे जमीन पर पटक दिया था और एक बार में शियाओ चैन नहीं रुकता। उसे मारने के बाद वो उसे हवा में ले जाता है और वहाँ पर भी पटक पटक कर मार रहा होता है। अब तो यहाँ पर शियाओ चैन उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो यहाँ पर उस जंगली की जान ही ना ले ले। एक ही स्ट्रॉन्ग पंच मारते हुए उसने जंगली को ऐसा फेंका था कि जंगली तो जमीन में जाकर ही धंस जाता है। जिसके बाद शियाओ चैन जल्दी से अपना वही पुराना शियाओ चैन वाला कपड़ा पहन लेता है कि अगर यहाँ पर कोई आ गया तो उसके ऊपर शक कर लेगा। इसलिए उसने जल्दी जल्दी से पुराने वाले शियाओ चैन का कपड़ा पहन कर तैयार हो जाता है वहाँ पर, जहाँ वो उस जंगली को ऐसे नजरों से देख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी वो यहाँ पर जंगली को खा ही जाएगा। पता तो नहीं चलता कि जंगली मर गया या फिर जिंदा है, लेकिन वो जमीन के अंदर धंस जरूर गया था। दूसरी तरफ हम एल्डर फैंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा पेट भरकर अपना खाना खा रहा था, क्योंकि वो अभी शेंजियान पीक कर ही अंदर आया होता है। वो यहीं पे आ रहा था। यहाँ आने के बाद वो किंग बाओ को सारी बात बता रहा होता है कि आखिर उसके सेक्ट में क्या हुआ। शियाओ चैन नाम का बंदा जो अजीब सा मास्क लगाया हुआ था, उसने मेरे सारे के सारे साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और बड़ी मुश्किलों के साथ जो सेक्ट मैंने अपने हाथों में लिया था उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन जहाँ तक अभी मुझे लगता है कि वो बंदा कहीं जा चुका होगा और जियानमिंग अभी भी सेक्ट के अंदर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर ना तुमसे एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पास तो अभी भी वैसे काफी ज्यादा पावर है। मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों मिलकर लेंगिन सेक्ट पे हमला कर देंगे ताकि तुम वहाँ से जियानमिंग को ले लेना और सेक्ट मुझे दे देना। इसी चीज के बारे में मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया था, तो बताओ कि मेरा ऑफर तुम्हें कैसा लगा। ये सुनकर तो किंग बाओ एकदम हैरान रह जाता है और वो वहाँ पर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरे सिपाहियों यहाँ पर आओ और इस फैंग को पकड़ लो। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आते हैं जिन सभी ने मिलकर यहाँ पर फैंग को पकड़ लिया था। वो उसे कह रहा था, मुझे तुम्हारी हरकत अच्छे से पता है, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। मुझे पता है कि बाद में ना ही तुम मुझे अपना सेक्ट दोगे, नहीं जियानमिंग को दोगे, बस मेरा इस्तेमाल करोगे और उसके बाद अपनी उसी पुरानी वाली हरकत पे आ जाओगे। इससे मैं बात तुम्हारी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है जिसे बेचने के लिए ऑक्शन हाउस में लाया गया था, वो अपनी चेन तोड़ने की कोशिश कर रही थी,
थी लेकिन उससे वो चेन नहीं टूटती। तब वहाँ पर जियान मिंग चाकू लेकर आती है। ये देखकर तो वो लड़की घबरा चुकी थी कि कहीं यहाँ पर ये जियान मिंग मेरी जान न ले ले, क्या ये सच में मुझे मारने के लिए आई है क्या? लेकिन जियान मिंग उस लड़की की जान नहीं लेती, उल्टा उसकी चेन को वहाँ पर तोड़ देती है। जियान मिंग उस लड़की से कहती है देखो घबराओ मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी लेकिन तब भी उसे जियान मिंग पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है कि जियान मिंग सही लड़की है, वो उसे कुछ नहीं करेगी। इसलिए वो उसके साथ हो जाती है और वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों भाग रहे होते हैं वहाँ पर ऑक्शन हाउस का मालिक आ जाता है जो उन दोनों से कहता है तुम और तुम्हारे साथी ने मिलकर मेरा पूरा का पूरा ऑक्शन हाउस बर्बाद कर दिया और तुम लोग इस तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हो। नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। मैं तुम दोनों को यहाँ पर पकड़ लूंगा और तुम्हें ही बेचकर अपना जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करूंगा। जियान मिंग उससे कहती है देखो यहाँ पर झूठ मत कहो, तुम्हें उस जंगली को जाकर पहले पकड़ना चाहिए क्योंकि झगड़ा उसने ही शुरू किया था। अगर वो ऐसी हरकत ना किया होता तो तुम्हारा ऑक्शन हाउस बर्बाद भी नहीं होता। तुम यहाँ पर शियाओचन और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो जबकि तुम्हें तो उस जंगली और उस यंग मास्टर के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। लेकिन वो मालिक कह रहा था देख यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, जिसे मुझे लगेगा कि गलत है मैं उसी पे हमला करूंगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर यंग मास्टर की फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकता, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद तो उन लोगों ने जियान मिंग और उस लड़की को फिर से पकड़ना शुरू कर दिया था। जियान मिंग वहाँ पर उस मालिक से कहती थी देख यहाँ पर मुझे कुछ मत करना वरना तुझे पता है ना कि शियाओशन यहाँ पर आया तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो मुझे कुछ मत करो। लेकिन तब भी वो लोग नहीं मान रहे थे, वो जियान मिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जियान मिंग उन सभी से बचकर वहाँ से भाग रही होती है और मौका मिलने पे वो उन सभी के ऊपर अटैक भी कर रही थी। लेकिन देखते ही देखते कई सारे लोगों ने वहाँ पर जियान मिंग और उस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया था। वो बुरी तरह से फंस चुकी होती है। तब वहाँ पर उसी जंगली की एंट्री होती है। वो वहाँ पर आने के बाद कई सारे ऑक्शन हाउस के मालिक को ही मारने के बाद कह रहा होता है बता कि यंग मास्टर कहाँ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। इन लोगों की बातों का फायदा उठाते हुए जियान मिंग और वो लड़की वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है जिस वजह से वो लोग वहाँ पर कैद हो चुके थे। ऑक्शन हाउस का मालिक कह रहा था तुम जैसे चोरों को पकड़ने के लिए तो मेरे पास 1000 तरीके हैं, तो ये मत सोचना कि तुम लोग यहाँ पर आसानी के साथ मेरे चंगुल से बचकर भाग जाओगे। मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ने वाला जब तक कि मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। तभी वहाँ पर एंट्री लेकर शियाओचन आता है। वो ऑक्शन हाउस के मालिक से कह रहा था आखिर तेरा खर्चा कितना हुआ है उसका हिसाब बता। दूसरी तरफ हम उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर उसी जंगली को ढूंढ रहा था कि यहाँ पर उसने शियाओचन को मारा भी या फिर नहीं। उसे वहाँ पर जमीन में बना हुआ गड्ढा दिखाई देता है जिस पर ही गिरकर जंगली की हालत खराब हुई थी। यंग मास्टर कह रहा था देखा मेरा जंगली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने शियाओचन को जमीन पे पटक कर इतना मारा कि जमीन ही धंस गई। लेकिन उसके साथ ही कह रहे होते यंग मास्टर जरा अपनी नींद से आंखें तो खोलिए, यहाँ पर ये गड्ढा शियाओचन की वजह से नहीं बल्कि उसी जंगली की वजह से हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि शियाओचन ने ही जंगली को बहुत मारा। यंग मास्टर कह रहा था तुम्हें क्या लगता है कि जंगली को ऐसे कोई भी मार सकता है? इस पूरे की पूरी सिटी के अंदर वो जंगली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं इस बात पे तो कभी यकीन ही नहीं कर सकता कि वो जंगली मार खाया होगा। उसके साथी लोग कहते हैं देखो यंग मास्टर हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो मास्क वाला बंदा कुत्ते की तरह जंगली तो उस मास्क वाले बंदे के पास तो जा तक नहीं पाया और वहाँ जाने से पहले ही उस मास्क वाले बंदे ने उसे बहुत मारा। वो मास्क वाला बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अर्थ का बंदा तो है ही नहीं, वो हेवन से आया होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। जो सुनकर तो यंग मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो सोच रहा था कि अब मैं फादर को क्या बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने कैसा कांड करवा दिया। यंग मास्टर सोच रहा था एक बार मेरे फादर ने बताया था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर इसी सिटी के अंदर अचानक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि असल में वो कहाँ से आया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही बंदा था मास्क वाला जिसने यहाँ पर मेरे जंगली की पिटाई कर दी। तभी उसे वहाँ पर पूरे के पूरे गाँव के जो लोग थे भागते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे थे, जो देखकर तो यंग मास्टर भी हैरान रह जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बंदा यंग मास्टर को बता रहा होता है वो मास्क वाला बंदा ऑक्शन हाउस में घुस चुका है, वहाँ पर जाकर उसने सारे लोगों को बहुत मारा। उन लोगों को उसने इतना मारा है कि सबकी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए हम डर के मारे वहाँ से भाग गए। ये सुनकर तो वो यंग मास्टर भी घबरा चुका था कि यार ये मास्क वाला बंदा तो लगता है अब मेरे पीछे पड़ जाएगा। उस यंग मास्टर के साथी कहते देखो यंग मास्टर बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से भाग निकले। अगर वो मास्क वाला बंदा यहाँ पर आया ना तो हमारा पक्का बैंड बजा देगा, हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यंग मास्टर जो होता है वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने साथियों से कह रहा था देखो यहाँ पर उस मास्क वाले बंदे ने मेरे जंगली की हालत खराब कर दी है, क्या पता वो जिंदा भी होगा या फिर मर गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी आसानी से तो उस बंदे को ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं उसे भी मार दूंगा और जहाँ से वो आया है वो पूरी की पूरी जगह बर्बाद कर दूंगा। मैं ऐसे तो
उस बंदे को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसके सारे के सारे साथी तो डर कर पहले से ही वहाँ से भाग चुके थे, इसलिए वो बेचारा अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ ऑक्शन हाउस के अंदर शियाओ चेन ने सारे लोगों को उतना ही मारा था जितना इन लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ था। हर एक बंदे को मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। तब भागते हुए वहाँ पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो उस जंगली से कहता, देखो उठ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये मास्क वाला बंदा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके साथ फाइट करते हुए इसे हरा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए शियाओ चेन की तरफ ही बढ़ने लगता है ताकि वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसे मार सके। लेकिन बेचारे का पैर जमीन पे फंस जाता है, इस वजह से वो शियाओ चेन के पास आने से पहले ही खुद भी गिर चुका था। बेचारे की तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाती है। शियाओ चेन उससे कहता, देख यहाँ पर तुम मुझसे फाइट करने आया ना, तो अपना चेहरा दिखा, लेकिन मुझे ये तू क्या दिखा रहा है। यंग मास्टर वहाँ पर शियाओ चेन से कहता, देख शियाओ चेन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं ना एक यंग मास्टर हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, रुक तुझे अपनी पावर का नमूना दिखाता हूँ। लेकिन शियाओ चेन ने दो ही उंगली से उसे फिर से उठाकर दूर फेंक दिया था। जंगली वहाँ पर यंग मास्टर से कह रहा था, अरे यंग मास्टर, आपको पता नहीं कि मैं कितनी ज्यादा मार खा चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरी कितनी हड्डियां अभी सही सलामत है और कितनी टूट गई। जब मैं यहाँ पर इतनी मार खा चुका हूँ तो आप यहाँ पर क्यों आ गए मार खाने के लिए। लगता है आपको अपना प्यारा वाला चेहरा पसंद नहीं है, वो आपको भी मारकर मेरी तरह ही सुझा देगा। शियाओ चेन यंग मास्टर से कहता, अरे तुम तो जियान फैमिली के यंग मास्टर हो ना, तो भी तुम्हारे अंदर कोई मार्शल आर्ट की स्किल वगैरह नहीं है, कमाल है, क्या ही लूजर बंदे हो तुम। इस जंगली को लिए फिरते हो ताकि कहीं भी प्रॉब्लम आने पर वो तुम्हारा साथ दे, लेकिन जंगली भी तो कोई काम का नहीं है, तुम दोनों एक नंबर के नल्ले निकले चले थे अपनी शान पट्टी दिखाने के लिए। ये चीज तुम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए मैंने तुमको प्यार से छोटा सा गिफ्ट दे दिया, बोलो और गिफ्ट चाहिए या फिर इतने में ही तुम्हारा बस हो गया। वो यंग मास्टर से कहा था, मुझे पता है कि तुम कितनी भी कल्टीवेशन करते हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ती क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई बचपन से ही बीमारी है जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में रोकता है। वो जंगली शियाओ चेन से कहा था, आखिर तुझे कैसे पता चला यंग मास्टर की बचपन की बीमारी के बारे में, तू कोई डॉक्टर है कि कल्टीवेटर है, तू है क्या। जिसके बाद शियाओ चेन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस यंग मास्टर को हवा में उठा देता है और उसके अंदर अपनी पावर ट्रांसफर करने लगता है। वो उससे ये भी कह रहा था कि जब तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर नहीं है तो बहुत से बहुत तुम 10 साल और जिंदा रहोगे, उसके बाद बीमारी के चलते मर जाओगे। जंगली को लग रहा था कि यहाँ पर शियाओ चेन क्या कर रहा है, इसलिए वो शियाओ चेन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ चेन तो उसे उठा उठा कर दूर फेंक रहा था। शियाओ चेन यहाँ पर उस यंग मास्टर के अंदर जितनी भी बीमारी होती है जो उसे कल्टीवेशन करने से रोक रही थी, उन सारी की सारी बीमारियों को ठीक कर रहा होता है और कुछ ही मिनट के अंदर उसने वहाँ पर उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था। जंगली को लगता है कि यहाँ पर शियाओ चेन ने मेरे यंग मास्टर को मार दिया, इसी वजह से वो होश में नहीं आ रहा है। वो शियाओ चेन से कहता है, क्या किया तूने मेरे मास्टर के साथ, सच सच बता वरना मैं तुझे आज यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी यंग मास्टर जो होता है वापस से होश में आ जाता है। वो कह रहा था, अरे वाह, मेरे अंदर तो मैं अपने सारे के सारे मेरिडियन को महसूस कर पा रहा हूँ जो कि मैं बचपन से नहीं कर पाता था। ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी यहाँ पर सही हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर यहाँ पर मेरा इलाज करना चाहते थे लेकिन मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई, लेकिन इस बंदे ने तो 1 सेकंड के अंदर मेरी बीमारी ठीक कर दिया। इस चीज से वो यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश था कि अरे वाह, मेरी बीमारी ठीक हो गई, अब मैं भी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस चीज के बारे में मैं तो बचपन से सोचता आया था लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हुआ, पर अब लगता है कि मैं भी पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता हूँ। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही जंगली जैसे बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी, अब तो मैं खुद ही पावरफुल बन जाऊंगा। शियाओ चेन वहाँ पर जंगली और यंग मास्टर से कहा था, देखो यहाँ पर मैंने फोकट में तुम्हारा इलाज नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरे सर्वेंट बनो और जो मैं तुमसे करने कहूंगा तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। तो बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे ये ऑफर मंजूर है। इसलिए वो दोनों शियाओ चेन के सामने झुकते हुए कह रहे होते हैं, शियाओ चेन मास्टर, अब से आप जो भी कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है, हम पूरी जिंदगी आपकी बातें मानेंगे और आपके गुलाम बनकर रहेंगे। तब वहाँ पर एक एल्डर आता है जो कि इसी ऑक्शन हाउस का एल्डर है। वहाँ पर आने के बाद वो कह रहा था कि देखो मेरे ऑक्शन हाउस के अंदर कितने सारे मेहमान आए हैं लेकिन मैं उनकी ठीक तरह से खातिरदारी नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था जो कि उस ऑक्शन हाउस के मालिक से तो ज्यादा ही पावरफुल होगा और वो ऑक्शन हाउस के मालिक से भी ज्यादा सीनियर है। ऑक्शन हाउस का मालिक जो होता है एल्डर से कह रहा था, देखो यहाँ पर इस बंदे ने अपना सारा का सारा ऑक्शन हाउस बर्बाद कर दिया, सभी ट्रेजर को इसी मास्क वाले बंदे ने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन वो जो एल्डर होता है यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता किसी के साथ। वो कह रहा था इस यंग मास्टर की फैमिली इस सिटी की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली है, अगर उनकी वजह से यहाँ पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है जैसे कि ट्रेजर वगैरह टूटना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे वापस से यहाँ पर जमा कर लूंगा। लेकिन वो शियाओ चेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो उससे कह रहा होता है, देखो यहाँ पर तुमने किसी भी तरह के वेपन का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आधा से ज्यादा ऑक्शन हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किल है, वो इतनी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है जिसके बारे में लोगों ने कभी सुना तक नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं
मैं तुमसे थोड़ा कुछ बातें कर, क्या तुम मेरे साथ शराब पीने के लिए चलना पसंद करोगे? हम वहाँ पर जाकर आराम से थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बंदे से मैं आज तक कभी नहीं मिला था। इनकी ये सारी बात एक बंदा ऑक्शन हाउस की छत पर छुपकर देख रहा था। सब चीज देखने के बाद वो ये खबर लिए अपने पक्षी को वहाँ पर उड़ा देता है कि शियाचेन इसी ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद है, और वो बर्ड जो होता है उसी किंग बाओ के पास आकर सारी चीज बता देता है कि शियाचेन कहाँ पर है। वो जासूस भी किंग बाओ का ही था। किंग बाओ वहाँ पर शियाचेन के बारे में जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। वो एल्डर फेंग से कह रहा होता है, देखो एल्डर फेंग, मैंने पहले भी ना लिंगू सेट पे बहुत ज्यादा हमला करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं रहा। तुम्हारा जो ऑफर था ना वो मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है कि शायद तुम यहाँ पर सही कह रहे हो। एल्डर फेंग कह रहा था, देखो अगर तुम्हें लिंगू सेट को हासिल करना है ना तो कोई ना कोई जासूस हमें लगेगा जो पहले लिंगू सेट की अभी क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले और वो हमें ला कर दे। उसके बाद ही हम लिंगू सेट पे हमला करते हुए उसे खत्म कर सकते हैं। जिस पर किंग बाओ कह रहा था, इसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें खुद से ही हैंडल कर लूंगा, बस सही टाइम आने दो, उसके बाद तो सारी चीजें मेरी मुट्ठी में होगी, क्योंकि जो चीज मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलकर ही रहती है। दूसरी तरफ हम फायरी को देखते हैं जो अपना लावे के अंदर ही कल्टीवेशन कर रहा था। वो लावे के अंदर बैठकर अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो उससे कुछ कहने के लिए आया था। फायरी कहता है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। वो बंदा वहाँ पर फायरी से कह रहा था, देखो यहाँ पर हमें ना शेनजान पीक के किंग बाओ का एक इन्विटेशन लेटर मिला है। वो यहाँ के सारे बड़े बड़े सेट को इन्वाइट कर रहा है ताकि वो मिलकर शियाचेन को पकड़ सके और उसके बाद वो लिंगू सेट पे हमला कर देगा। तो वो आपकी परमिशन चाहता है कि आप वहाँ पर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। ये सुनकर तो फायरी एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो पहले से ही चाहता है कि वो शियाचेन को मार दे, उसके बाद वो लिंगू सेट को भी खत्म कर दे। दूसरी तरफ किंग राओ जो होती है जब अपने सेक्टर में मौजूद थी तो ऐसा लग रहा था कि उसके पास भी वो लेटर आया है जो कि किंग बाओ ने भेजा है। वो किंग राओ को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता होगा ताकि वो सब मिलकर शियाचेन के साथ फाइट करते हुए लिंगू सेट के ऊपर हमला कर सके। किंग राओ जो होती है उस लेटर को वहाँ पर जलाते हुए कहती है, मैं तो पहले यहाँ पर तमाशा देखूंगी कि हो क्या रहा है, उसके बाद सही मौका आने पे मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसका साथ देना है, क्योंकि तमाशा देखने से ज्यादा बढ़कर मजा किसी चीज में नहीं है। जिसके बाद हम फायरी को देखते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी लिए वहाँ से आगे बढ़ रहा था। वो लोग किंग बाओ के साथ सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वहीं लिंगू सेट के अंदर मास्टर जो होते हैं सभी डिसेबल से कह रहे थे, देखो यहाँ पर कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, वो सब लोग यहाँ पर जानमिंग को ही लेने के लिए आएंगे, लेकिन हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना है। कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, हम उसके साथ फाइट करेंगे और उसे यहाँ से भगा देंगे। जिस पर सारे के सारे डिसेबल मान जाते कि हाँ हम यहाँ पर एक साथ होकर सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर देंगे, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।